गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सिक्के में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री कक्षा 10th। और इसमें जो है कितने अध्याय है, केमिस्ट्री में कितने अध्याय पढ़ना है, इस सब के बारे में जानेंगे। और पहला अध्याय क्या है उसको शुरू करेंगे। समझ गया? तो सभी बच्चे अपना नोटबुक निकाल के तैयार हो जाइए। और सबसे पहले ऊपर में लिख लीजिए रसायन शास्त्र केमिस्ट्री और अध्याय 1। उसके बाद जो है थोड़ा सा नीचे में आके कितने अध्याय है उसका नाम भी लिख लीजिए, ताकि तुम लोग जब पढ़ोगे केमिस्ट्री तो पता होना चाहिए ना कि कितना अध्याय है और कौन कौन से अध्याय है, कौन कौन अध्याय पढ़ना है। समझ गए? चलिए ये देखिए लिखा हुआ है बुक का नाम रसायन शास्त्र, चाहे जो भी कंपनी का हो। समझ गया? यानी जो भी प्रकाशन का हो, चाहे वो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स हो, चाहे आलोक हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे बीटीसी का हो, दोनों एक ही होता है। पहला अध्याय देखो क्या लिखा हुआ है, रासायनिक समीकरण अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसमें जो है ना, इस बुक में रसायन शास्त्र में अध्याय 7 गो है, लेकिन इसमें खास तौर पे जो हम लोग को पढ़ना है ये 6 गो अध्याय पढ़ना है, 6। और एक अध्याय है 7वां, अध्याय है, उसमें लिखा है केमिस्ट्री प्रैक्टिकल खंड। जो हम लोगों के पास साधन नहीं है जो प्रैक्टिकल करवाएंगे, इसलिए इस अध्याय को नहीं पढ़ते हैं। जो इसमें अध्याय में जो बताने वाला होता है उनको बता देते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं है उसकी सुविधा, इसलिए हम लोग उसको नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पहला है, और दूसरा अध्याय अम्ल क्षारक एवं लवण, और तीसरा अध्याय है धातु एवं अधातु, और चौथा है कार्बन एवं उसके यौगिक, पांचवा है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, और छठा में लिखा है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, जो कि तुम लोग सोशल साइंस एसएसटी में भी पढ़ चुके हो। इसके बारे में वहाँ भी पढ़ सकते हो और यहाँ भी, दोनों तरह है, यहाँ भी है वहाँ भी है। तो मेन रूप से देखा जाए तो 5 चैप्टर को पढ़ना है। एक चैप्टर जो है प्राकृतिक संसाधन एवं प्रबंधन, जो कि एसएसटी में भी इससे संबंधित प्रश्न है और यहाँ भी है। तो इस चैप्टर को अगर हम देखा जाए तो नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी लेकिन इसको भी पढ़ना ज़रूरी है। समझ गया? वहाँ भी पढ़ना ज़रूरी है एसएसटी में, और यहाँ पर भी केमिस्ट्री में पढ़ना ज़रूरी है। अब रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में क्या क्या पॉइंट है देखो। अपने अपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिवर्तन पर गौर किया होगा। यानी कि सभी जो बच्चे हैं, जो पढ़ते हैं या जो नहीं पढ़ते हैं, सभी के लिए मैं बता रहा हूँ। तुम्हारे जो जीवन है, हमारे जो जीवन है, इसमें सभी प्रकार के परिवर्तन हुआ है। अपने जीवन काल में जब मैं छोटा से बड़ा हुआ हूँ तो परिवर्तन के कारण हुआ हूँ। समझ गया? तो जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हुआ है हमारे जीवन में। तुम लोगों के भी जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हुआ होगा, और तुम लोग देखा भी होगा और सुना भी होगा। अंगूरों का किण्वन, उसके बाद दूध का दही बनना, ये कौन सा परिवर्तन है ये सभी बताएंगे। फलों का पकना कौन सा परिवर्तन है, किसके कारण पकता है, कैसे पकता है। इडली अथवा ढोकला बनाने के लिए चावल के आटे तथा दाल का किण्वन, यानी किण्वन मतलब मिश्रण मिलाता है। भोजन का बनना, सांस लेना, लोहे को आंध्र वायुमंडल में खुला छोड़ देना, पौधे में फूल का होना, वर्षा होना, गीले कपड़े का सूखना, बर्फ का पिघलना, मोमबत्ती का जलना इत्यादि। ये सब क्या है? परिवर्तन है। आपने कभी सोचा कि परिवर्तन का कोई कारण अवश्य होगा? कभी ये सोचा है कि परिवर्तन क्यों होता है, या इसका जो है ना कारण क्या है? लेकिन परिवर्तन सब चीज़ में होता है। समझ गया? तो अब मैं इस चैप्टर को शुरू कर रहा हूँ। चलो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है रसायन शास्त्र केमिस्ट्री, जो हमने बताए हैं। उसमें पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। समझ गया? तो सबसे पहले ऊपर में हमें ये लिख लेना है, उसके नीचे अध्याय लिख लेना है। ये
और उसके बाद हमें पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। समझ गया? पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। इस अध्याय को पढ़ने से पहले क्या जानना जरूरी है? परिवर्तन के बारे में। किसके बारे में? परिवर्तन। समझ गया? इस अध्याय को पढ़ने से पहले परिवर्तन के बारे में जानना है। परिवर्तन अगर अच्छे से जान गए तो समीकरण, अभिक्रिया क्या होता है ये सब भी जान जाओगे। समझ गया? तो परिवर्तन जो होता है ना, मुख्य रूप से दो होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन कितने होते हैं? मुख्य रूप से दो, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। वैसे परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ में परिवर्तन हुआ हो लेकिन फिर वो अपने मूल अवस्था में आ सकता है। अब जैसे मान के चलो मोमबत्ती का जलना, अब मोमबत्ती जल के पिघल जाता है और वो पिघला हुआ से फिर से हम मोमबत्ती बना सकते हैं। समझ गया? तो ये हो जाता है। अब रासायनिक परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बन जाता है। अब जैसे मान को लकड़ी को जलना, लकड़ी को जलाएगा तो फिर से लकड़ी नहीं बन सकता है। कागज का जलना, फिर से जलाएगा तो नहीं जल सकता। लेकिन भौतिक परिवर्तन में क्या होगा? बल्ब का जलना, बल्ब को जला दिया फिर बंद करेगा तो वैसे हो जाएगा, फिर जलाया तो जलने लगा, फिर बंद किया तो वैसे, वो अपनी अवस्था में आ सकता है। समझ गया? तो ये सब। तो सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन किसको कहते हैं इसका डिफिनेशन, और रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं इसका डिफिनेशन, साथ में इनके गुण पर भी विचार करेंगे। समझ गया? तो चलो लिखो। परिवर्तन मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। लिखो, जल्दी लिखो। भौतिक परिवर्तन, इसमें केवल आकार एवं आकृति बदलता है। भौतिक परिवर्तन जो होता है उसमें केवल आकार और आकृति क्या होता है? बदलता है। पदार्थ के रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पदार्थ जैसे बर्फ से बना हुआ है तो पिघल गया तो पानी बन गया, उसके आकार बदल गया। आप फिर उस पानी को चाहे तो जिस तरह बर्फ़ में बनाना है उस आकृति का बर्फ़ बना सकते हैं। समझ गया? तो हम लिख सकते हैं बर्फ़ का पिघलना भी। समझ गया? जैसे जल से बर्फ, बल्ब का जलना, लकड़ी का काटना, लकड़ी को भी काट सकता है जब जलना आ जाए। कुछ देखो, जलना जहाँ शब्द आता है वहाँ रासायनिक परिवर्तन होता है, लेकिन कुछ अपवाद है जहाँ पे जलना आएगा वो भौतिक परिवर्तन में आ जाता है। मोमबत्ती का जलना ये भौतिक में आ जाता है, बल्ब का जलना भौतिक में आ जाता है, बाकी और जो जलना आता है वो सब रासायनिक में आ जाता है। समझ गया? भौतिक परिवर्तन के अभिक्रिया के गुण, भौतिक परिवर्तन के अभिक्रिया यानी उनके गुण के बारे में लिखो। पहला नंबर में क्या लिखना? यह अस्थाई परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन जो होता है अस्थाई परिवर्तन होता है। दूसरा पॉइंट, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। जैसे बर्फ से का पिघलना, तो बर्फ पिघलेगा तो पानी बनेगा, पानी फिर जमाएगा तो बर्फ बन जाएगा, तो कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। तीसरा में लिख लेना, यह उत्कर्मण्य परिवर्तन होता है। यह कैसा होता है? उत्कर्मण्य। और रासायनिक के गुण में लिखना यह अनुत्कर्मण्य होता है। चौथा नंबर में आता है, इस परिवर्तन में पदार्थ अपनी मूल अवस्था में आ सकता है। इस परिवर्तन में क्या होगा? जैसे मोमबत्ती को जलाया तो मोमबत्ती फिर से बना सकता है, तो ये अपनी मूल अवस्था में आ सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन के जब गुण होंगे तो उसमें वो मूल अवस्था में नहीं आ सकता है, क्योंकि वो नया पदार्थ बना देता है, तो नया जो है मूल अवस्था में नहीं आ सकता है। समझ गया? तो भौतिक परिवर्तन लिख लिया, उनके गुण भी यहाँ पे लिखा हुआ है। जिसको सुनाई नहीं दिया हो जूम करके वीडियो को देख लेना और लिख लेना अच्छे तरह से। साफ साफ फ्रेश फ्रेश दिख रहा है। कुछ बच्चे बोल लेते हैं कि फ्रेश दिखता नहीं है, तो हम लोग लिख नहीं पाते हैं। तो अगर गौर से ध्यान से सुनोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ लिखेगा। अब एक बार पढ़ने पे ध्यान दोगे, एक बार उधर देखोगे तब समझ में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करो, कभी भी कोई भी वीडियो हो। चले आगे दिया है रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? इस परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुण जैसे स्वाद, रंग, ताप में बदलाव होता है, या इसमें आकार, आकृति एवं रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है। इस रासायनिक में क्या होता है? इसमें रंग भी बदल जाता है,
ताप में भी कुछ परिवर्तन हो जाता है, स्वाद में भी कुछ परिवर्तन हो जाता है, ये नए पदार्थ को बना देता है। समझ में आया? तो ये इनका परिभाषा हो गया। लिखो, इस परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुण जैसे यहाँ पे रंग, ताप, स्वाद में बदलाव होता है। इसमें आकार, आकृति एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। रासायनिक गुण जो होता है, रासायनिक अभिक्रिया, उसका परिभाषा हो गया। अब रासायनिक परिवर्तन के गुण, रासायनिक परिवर्तन के गुण, तो गुण क्या है? जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा गुण। ये जो भौतिक परिवर्तन का हुआ उसका उल्टा हो जाएगा। पहला में यह इसमें लिखा है कि यह अस्थाई परिवर्तन होता है। इसमें हमको लिखना यह अस्थाई परिवर्तन होता है। भौतिक अस्थाई होता है, रासायनिक अस्थाई होता है। भौतिक में यह उत्कर्मणीय होता है तो रासायनिक में यह अनुत्कर्मणीय होता है। यह परिवर्तन क्या होता है? अनुत्कर्मणीय परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बनता है, लेकिन इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है भौतिक में, लेकिन रासायनिक में बनता है। इस परिवर्तन में पदार्थ अपनी मूल अवस्था में नहीं आ सकता है। रासायनिक परिवर्तन में कोई भी पदार्थ मूल अवस्था में नहीं आ सकता, लेकिन भौतिक परिवर्तन में जो भी पदार्थ होगा वो अपनी मूल अवस्था में आ सकता है। समझ गया? अब जैसे देखो, रासायनिक परिवर्तन का कुछ उदाहरण ले लिए। लोहे में जंग लगना, मोमबत्ती का जलना। ये जो मोमबत्ती का जलना दिख रहा है ये आ जाएगा उसमें। दूध से दही बनना, कागज का जलना। समझिए, ये सब उदाहरण थोड़ा मिक्स हुआ है यहाँ पे। जहाँ पर भी जलना शब्द आए, जहाँ पर भी जलना शब्द आए तो कौन सा हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। जहाँ पे जलना शब्द आए। कुछ अपवाद है, जैसे क्या अपवाद है? मोमबत्ती का जलना, बल्ब का जलना। बल्ब का जलना, इसमें भी देखो जलना शब्द लगा है, मोमबत्ती में भी जलना शब्द लगा है। तो कुछ अपवाद है जो कि भौतिक परिवर्तन का है। अधिकतर जो है रासायनिक परिवर्तन में जलना शब्द आता है। समझ गया? इसमें किसी को कोई दिक्कत? चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। चलो अगले पॉइंट की तरफ। रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ गया? ये नहीं कि रासायनिक अभिक्रिया का कोई अलग परिभाषा हो। वो जो परिवर्तन होता है ना रासायनिक, वही परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, Fe+O2 यानी कि ऑक्सीजन के साथ जब लोहा हो, ये Fe क्या है? आयरन। Fe क्या है? आयरन। लोहा अब प्लस में ऑक्सीजन और उसके बाद जल, इन सब का जब मेल होता है, ये सब जब मिलता है तब क्या होता है? लोहा में जंग पकड़ता है। तुम लोग देखा होगा सरिया जो होता है जिससे हम लोग घर मकान बनाते हैं, तो उसको अगर बाहर में रख दे, खुले स्थान पे रख दे, तो उसमें सब कुछ जब मिलता है, हवा, ऑक्सीजन और जो पानी का बूंद, तो ये सब जब भी पड़ता है तो उसमें देखना जंग पकड़ लेता है और वह क्या करता है? लोहे को ख़राब कर देता है। तो जंग से बचाने के लिए भी हमने पिछले अध्याय में पढ़ा दिए हैं कि उस पर किसी चीज़ का पेंट किया जाता है। सिल्वर जैसे हो गया, ये सब कोई भी लोहा हो उस पर अगर पेंट अच्छा से कर देगा तो उस जंग से बच जाएगा। जैसे घर में देखा होगा कुछ ऐसे बर्तन होता है, जैसे गेहूं रखने के लिए जो बनता है बॉक्स, ड्राम व्राम हो गया, बक्सा उक्सा जो होता है, उस पर क्या करता है? पेंट कर देता है। घर में ग्रिल दरवाज़ा लगाता है ना लोहा का, उस पर भी पेंट कर देता है ताकि वो जंग से बचे और लंबे समय तक टिके। समझ गया? अगर पेंट नहीं करेगा, गाड़ी जो होता है, ऑटो हो गया, बस, ट्रक, ये सब पे पेंट होता है ताकि उस पर जंग ना पकड़े, वो अच्छे समय तक, लंबे समय तक चले। समझ गया? तो पेंट करके ही लोहे को सुरक्षित किया जा सकता है, नहीं तो उसमें जंग लगता है, फिर ख़राब हो जाता है, जल्दी ही ख़राब हो जाता है। उसी में आ जाता है रासायनिक अभिक्रिया में श्वसन, दूध से दही बनना। ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पचना, अब जो भोजन पच गया है, अब सोचेगा उसको मूल अवस्था में लाने के लिए तो नहीं आ सकता है ना, क्योंकि ये तो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, नया पदार्थ बन रहा है यहाँ पे, तो वो उस अवस्था में नहीं आ सकता है।
रासायनिक अभिक्रिया के पहचान, रासायनिक अभिक्रिया ये है या नहीं, इसमें हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका पहचान हम कैसे करेंगे। तो उसके कुछ टिप्स होते हैं जो वहाँ पे तुम उसको पकड़ के उसको देख करके बता सकते हो कि इसमें जो है कौन सा परिवर्तन हुआ है, कौन सा परिवर्तन हुआ है। जैसे रंग में परिवर्तन, रंग में भी परिवर्तन से पकड़ सकते हो कि भौतिक परिवर्तन हुआ है कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। अवस्था में भी परिवर्तन, इससे भी पकड़ सकते हो। स्वाद में भी परिवर्तन, इससे भी पहचान सकते हो। गैस का निष्कासन, ये सभी चीज़ से पहचान सकते हैं। ये 4-5 टिप होता है जिससे जो है रासायनिक परिवर्तन जो हुआ है उसको हम पहचान सकते, पकड़ सकते हैं कि इसमें कौन सा परिवर्तन हुआ है। समझ गया। अब जो है रासायनिक परिवर्तन के प्रकार, रासायनिक परिवर्तन जो होता है कितने तरह से होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में जानते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन को हम लोग देखते हैं तो 9-10 तरह से होते हैं। समझ गया। और भी तरह होता है लेकिन फ़िलहाल जो हम लोग 10 तरह से होते हैं ये देखेंगे। उसका कई नाम होता है, कोई ऐसा परिवर्तन आता है जिसका 1-2 नाम हो जाता है। समझ गए। तो इस पर ध्यान देना, ये नहीं कि एक परिवर्तन का 3 नाम से जानते हैं तो तीनों नाम को लिखेंगे तो परिवर्तन तो ज़्यादा हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, ये जो परिवर्तन हो रहा है, समझ गया। तो कितने प्रकार से ये अभिक्रिया हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है। पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के द्वारा भी रासायनिक परिवर्तन होता है। समझ गया। कैसे, तो इनका मैं डेफिनेशन नीचे में ले लिया हूँ। संयोजन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जब मेल होता है, मिलता है, तो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन यानी कि मिलाना। समझ गया। तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है वियोजन। वियोजन का मतलब अलग कर देना, वियोग कर देना, अपने से दूर हो जाना। वियोजन अभिक्रिया, इसमें क्या होगा, 2 या 2 से अधिक जब यौगिक मिलेगा तो वो आपस में इधर से उधर हट जाएगा, यानी वियोग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। समझ गया। एक दूसरे से अलग हो जाएगा। तो इसका भी उदाहरण हम बताएंगे, परिभाषा बताएंगे, तभी हम प्रकार बता रहे हैं। तो संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तीसरा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चौथा ऊष्माशोषी। फिर है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया, इसका दूसरा भी नाम है। अनॉक्सीकरण है, इसका भी दूसरा नाम है। रेडॉक्स अभिक्रिया है। अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये सब इनके प्रकार हैं। समझ गया। तो अच्छे से इन प्रकार को लिख लो, थोड़ा सा वीडियो को जूम करो और यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लो। इसका डेफिनेशन जो है, पहला जो है संयोजन अभिक्रिया का मैं नीचे में दे दिया हूँ। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं इन सभी का डेफिनेशन लेते हुए। समझ गया। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार लिख के उसके नीचे ये सब लिख लेना है, जितने प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अनॉक्सीकरण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन। समझ गया। यहाँ तक सभी लिख लेगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे समझ में। तो संयोजन, जैसे मान के चलो ए और बी का संयोग किए, ए और बी का क्या किए, संयोग किए, तो ए बी प्राप्त हुआ। उसी प्रकार ए बी सी, 2 या 2 से अधिक, यहाँ पे 2 का योग किए तो ए बी प्राप्त हुआ, यहाँ 2 से अधिक का योग किए तो ए बी सी प्राप्त हो गया। अब जैसे यहाँ देखो, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का योग कराए, संयोग कराए। समझ गया। कार्बन के साथ किसका, ऑक्सीजन का संयोग कराए, मेल कराए, तो क्या प्राप्त हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। हाइड्रोजन गैस जो होता है उसके साथ ऑक्सीजन गैस को मिलाया, क्या प्राप्त हुआ, हाइड्रोजन गैस के साथ में ऑक्सीजन गैस को मिलाया तो क्या प्राप्त हुआ, जल। क्या प्राप्त हुआ, जल प्राप्त हुआ। ये गैस है, कौन सा गैस, तो हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस, तो प्राप्त क्या हुआ, जल। समझ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, और जानते हो कि रासायनिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बनता है, तो नए पदार्थ ये सब बन रहा है ना। समझ गया। एक बात बताओ, तुम लोग शाब्दिक का मतलब समझता है, शाब्दिक नहीं समझता है।
शाब्दिक का मतलब होता है शब्द का अर्थ। शाब्दिक का मतलब क्या होता है? शब्द का अर्थ। अब जैसे मैं हिंदी पढ़ा रहा था तो उसमें लिखा था शाब्दिक। एक बच्चा पूछ दिया ये क्या है, इसका क्या मतलब हो रहा है, हम समझिए नहीं रहे। अब शब्द कहीं पे लिखा था शब्दार्थ, कहीं पे ये लिखा था, तो शब्दार्थ यानी कि शब्द का अर्थ। शब्दार्थ में भी क्या होता है? शब्द का अर्थ। और शाब्दिक का मतलब भी वही होता है, शब्द का अर्थ। तो कहीं पे ये है तो कहीं पे शब्दार्थ है। अब हम बोले शब्दार्थ याद करो तो उसके किताब में कहीं शाब्दिक मिल गया, तब कह रहा है कैसे, तो यही होता है, समझ गया। चलो, तो इस पे ध्यान नहीं देना है, थोड़ा सा पॉइंट आ गया था तो बता दिए, लेकिन इस चैप्टर में ये नहीं है, उसका मतलब समझ लेना ये भी ज़रूरी था। चलो आगे बढ़ जाए। लिख लिया ना रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आगे बढ़ जाते हैं। लिखो वियोजन अभिक्रिया के डिफिनेशन और ऊष्माक्षेपी। तुम लोग इस सब का डिफिनेशन लिखते जाओ। अब मैं यहाँ बोर्ड पे सबको लिख देता हूँ। चलो आगे हम बढ़ गए हैं। जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया थे उनके प्रकार, तो पहला संयोजन था तो वो तो हमने बता दिया। अब यहाँ शुरू करते हैं वियोजन। वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। वियोजन का दूसरा नाम क्या है? अपघटन। तो अपघटन और वियोजन दोनों एक ही है, समझ गया। वह ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा यौगिक दो या दो से अधिक यौगिकों में टूट जाता है। कोई बड़ा सा यौगिक ले लो। यौगिक मतलब जो तत्व होता है आपस में जुड़ता है, अब जुड़कर जो एक फार्मूला बनाता है। तत्व जब जुड़कर एक बड़ा सा फार्मूला बनाता है उसी को हम लोग यौगिक कहते हैं। तो जब दो या दो से बड़ा यौगिक जो होता है वो टूटकर दो छोटे छोटे आपस जो में बट जाता है तत्व में, तो उसको हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। इसमें वियोजन हुआ। अब जैसे मान के चलो एक बड़ा यौगिक का नाम है, दिख रहा CaCO3, CaCO3। अब ये यौगिक क्या हुआ कि टूट गया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? CaO प्लस CO2, CaO प्लस। अब बताओ कि ये क्या है? Ca कैल्शियम। तो ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब एक बड़ा यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया है दो यौगिक में, तो प्राप्त हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। क्या टूटा है? यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जब टूट गया तो प्राप्त हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक बड़ा यौगिक था, टूटकर दो अलग अलग यौगिक में हो गया ना, अलग अलग हो गया ना। तो वियोजन का मतलब होता है अलग अलग करना, यानी अलग करना, वियोग कर देना, अपने आप से वियोग। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है CO2। क्या है ये? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और ये जब अलग हुआ है तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन, कार्बन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। और कार्बन ऑक्सीजन गैस को या कार्बन को मिलाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है। तो ये अलग हो गया। यहाँ पे देखो ये जल है। क्या है ये? जल है। जल है, और जल जब वियोग हुआ है, अलग हुआ है, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दिया है। ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस को जब हम मिलाएंगे तो जल बनेगा, और जल जब वियोग हुआ है तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ये दोनों प्राप्त हुआ। अगला अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा का उत्सर्जन करना, और ऊष्माशोषी का मतलब होता है ऊष्मा को क्या करना? ग्रहण करना। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आ गया समझ में? तो इसमें क्या होता है ना, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन। अब जैसे देखो ये तुम्हारा ग्लूकोज है, इसके साथ ऑक्सीजन का अभिक्रिया करा दिया तो क्या प्राप्त हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस में ऊष्मा हो रहा है प्राप्त। समझे? यहाँ पे ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। ऊष्मा का क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है। ये निशान नहीं देते थे तो ये आप चलो इसको छोड़ देते हैं। ये याद रखना कि ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया तो कार्बन डाइऑक्साइड
प्लस जल, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये जल हो गया, इधर उष्मा, ये प्राप्त होता है। उसी प्रकार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? सोडियम क्लोराइड प्लस में जल, सोडियम क्लोराइड प्लस में जल प्राप्त होता है। किसको किसको? तो ये सब याद रखना, यौगिक जो है ये फार्मूला, ये सब क्या है? एक फार्मूला है, ये सूत्र है, इनको याद रखना। ये सूत्र मैं आगे सूत्र लिखा दूंगा, समझ गया? तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इन दोनों का जब अभिक्रिया कराया तो प्राप्त हुआ है सोडियम क्लोराइड और इधर जल प्राप्त हुआ। आगे समझ में? अब अगला अभिक्रिया है उष्माशोषी अभिक्रिया। तो उष्माशोषी अभिक्रिया किसको कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता हो। इसमें क्या होता है? उष्मा का अवशोषण हो रहा है, समझ गया? मान के चलो कि देखेगा नहीं, कहता है कोई मजदूर फलाने के यहाँ काम कर रहा है तो उसका शोषण कर रहा है, समझ गया? उसका क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है। जैसे मान के जो इलेक्शन आ रहा है, इसमें क्या फलाना सरकार शोषण करता है जनता के साथ, वो सरकार अच्छा करता है, तो शोषण, समझ रहा है यहाँ पे? तो इसमें क्या होता है? उष्मा का शोषण हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखो, ये क्या किया? यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ क्या है? ऑक्सीजन मिला हुआ है। तो ये क्या हुआ? नाइट्रो ऑक्साइड। अब जब ये अभिक्रिया हुआ इसमें, तो इसमें जल और ऑक्सीजन, माइनस में आ गया उष्मा, शोषण हो गया। इसमें उष्मा का शोषण हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? उष्मा का शोषण हो रहा है। आगे समझ में? अगला है विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। इसी का दूसरा नाम है एकल विस्थापन और तीसरा नाम है प्रतिस्थापन। तो याद रखना, विस्थापन अभिक्रिया के 3 नाम, प्रतिस्थापन, विस्थापन, एकल विस्थापन, ये 3 नाम से ये प्रचलित है और तीनों नाम से इसको हम जानते हैं, समझ गया? वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को अपने ओर खींच लेता है, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। मान के चलो ई देखो, ई एक लड़का है, ई कौन है रे? एक लड़का है। ई भी एक लड़का है, ई भी एक लड़का है। ये राम है तो ये श्याम है। एक सुंदर सी लड़की यहाँ पे है, इसका नाम मान के चलो गीता है, समझ गया? राम उजला है और ये काला है, समझ गया? ये पढ़ने में तेज है और ये पढ़ने में भूसकोल है, कमज़ोर है, समझ गया? उजला है। अब ये सुंदर लड़की, ये जो है तेज है, तो ये दिमाग लगा के इसको अपने तरफ खींच लेता है। इसको, ये इसके साथ था, ये इसके साथ था, लेकिन ये दिमाग लगाया तो अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि ये क्रियाशील ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब दिमाग लगाता है। और ये कमज़ोर था, इसको दिमाग में एडजस्ट नहीं हुआ, ये इधर से उधर चला गया, समझिए? ये क्या हुआ? इधर से उधर चला गया, क्योंकि ये खींच लिया। तो वही ये है, जो तत्व कम क्रियाशील है वो जो है ना अलग हो जाता है, और जो अधिक क्रियाशील है वो अपने तरफ खींच लेता है कमज़ोर को, समझ गया? तो यहाँ पे देखो, CuSO4 क्या है? कौन सा ये तत्व है? बोलो, यौगिक कौन सा है? इसका क्या नाम है? ये एक फार्मूला है, क्या है ये? जल्दी बताओ। तो यहाँ पे जो है ना, ये कॉपर सल्फाइड के साथ जिंक का अभिक्रिया हुआ है। कॉपर सल्फाइड के साथ क्या हुआ? जिंक का अभिक्रिया हुआ है। अब ये सोच लो, यहाँ पे गीता किसके साथ में है? ये गीता किसके साथ में है? राम के साथ में। लेकिन राम कैसा है? कमज़ोर है। राम कैसा है? कमज़ोर है। इसीलिए गीता को खींच लिया है ये श्याम। कौन खींच लिया है? श्याम। तो वही यहाँ पे है, श्याम के साथ गीता है और राम ये अलग हो गया, बेचारा कमज़ोर था, अलग हो गया, समझ गया? उसी प्रकार यहाँ देखा जाए तो Fe कॉपर सल्फाइड के साथ इसका भी क्या हुआ है? मेल कराया गया है। यहाँ भी रामे के साथ में गीता है, लेकिन ये क्या किया है? ये आयरन जो है, लोहा,
ये गीता को खींच लिया अपने साथ में और आयरन सल्फाइड इधर बन गया, राम बेचारा अलग में कॉपर बन के रह गया। ऐसे समझ गया ना। ये क्या है, कॉपर सल्फाइड, इसके साथ जिंक का अभिक्रिया कराया तो जिंक सल्फाइड और कॉपर अलग हो गया। आयरन के साथ कॉपर सल्फाइड का अभिक्रिया कराया तो आयरन सल्फाइड प्राप्त हुआ और कॉपर अलग हो गया। तो यहीं पे क्या कह रहा है कि कम क्रियाशील तत्व जो है अधिक क्रियाशील तत्व की तरफ, जो अधिक क्रियाशील है वो तत्व वो क्या करता है, कम को अपने तरफ खींच लेता है, कम को क्या करता है, अपने तरफ खींच लेता है। तो समझ गया। ऐसे भी समझ में नहीं तो इसको कम कर देना, इसको ज़्यादा कर दो, इसको ये मतलब कि ये बेकार है, समझ लेना। ये जन कम है इसलिए ये वाला इसको खींच लिया अपनी तरफ। वियोजन अभिक्रिया, अब आता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया जो होता है ना वो 3 तरह की होते हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, 3 तरह की। एक होता है तापीय या ऊष्मीय वियोजन, दूसरा होता है प्रकाशीय वियोजन और तीसरा क्या होता है, विद्युतीय वियोजन। समझ गया। वियोजन 3 प्रकार के, तापीय, विद्युतीय और प्रकाशीय वियोजन। तो इन तीनों वियोजन को पहले लिखो, उसके बाद एक एक करके एक एक का डिफिनेशन। समझ गया। एक एक के साथ डिफिनेशन लिखेंगे और उसका उदाहरण। तो तापीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युतीय वियोजन, 3 तरह के वियोजन होते हैं। वियोजन अभिक्रिया कितने तरह के, 3 तरह के होते हैं। तो लिख लिया वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के, तीनों के नाम। समय ज़्यादा हो चुका है तो इसलिए मैं इस वीडियो का एंड करने वाला हूं। तो जो भी बच्चे इस चैनल पर जुड़े हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे के पास जा सके वीडियो और सभी बच्चे इसको पढ़ सके। अगर कोई भी मिस्टेक हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि उन चीज़ों को अच्छे से बताएंगे। अगर कोई गलती हुआ हो तो उनको सुधारेंगे। समझ गया। तो सभी बच्चे के पास शेयर कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।